सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट के अंदर हम लोग सबसे मेजर न्यूट्रिएंट हमारा डिस्कस कर रहे हैं और वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तक कहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया हम लोग, वो जल्दी जल्दी बताओ। सैकराइड्स होते हैं, शुगर होते हैं, ओज लगाते हैं हम लोग। 1 ग्राम या 1 ग्राम शुगर से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 4.2 क्या कैलोरी या किलो कैलोरी? किलो कैलोरी मिलती है। फाइन। तो जितनी भी हमारी शुगर होती है वो हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी देती है। शुगर केमिकली या तो एल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर कीटोन हो सकते हैं। तो एल्डिहाइड या कीटोन में दोनों में फ़र्क क्या होता है? केमिकली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आपको कोई बच्चा पूछ ले भैया बताओ जरा शुगर का मतलब क्या होता है, तो क्या बताओगे? चीनी, स्वीट इन टेस्ट। ओके। और केमिकली चलो तुमसे छोटा बच्चा कोई 11th क्लास का भी आया है, वो पूछ ले भैया केमिकल बताओ कि केमिकली शुगर क्या होती है? क्या होती है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी तो होगा ही होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब मैंने बताया था, डायग्राम बनवाया था लास्ट, उसमें या तो हमारे पास में कीटोन ग्रुप हो सकता है या फिर एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। बहुत इजी क्लासिफिकेशन है। एग्जाम्पल याद रखने की ज़्यादा कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम के अंदर कभी भी डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। तो शुगर को हम लोग 3 कैटेगरी के अंदर डालते हैं। किस बेसिस पे बांटते हैं वो लिखो, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ फॉर्मिंग यूनिट। क्या होता है नंबर ऑफ फॉर्मिंग यूनिट? अभी एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग शुगर में आगे बढ़ें, क्या आप लोगों में से कभी किसी ने पॉलीमर का नाम सुना है? पॉलीमर पता है, हिंदी में हम लोग उनको बहुलक कहते हैं। कुछ पता है पॉलीमर के बारे में? ठीक है, कोई बता सकता है क्या पॉलीमर क्या होता है? बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनता है। जो बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बनता है। आगे क्या था, क्या हो गया था? चलो बढ़िया। तो मैं ये आपको बता रही हूँ, ये एक आपके पास में यूनिट है, ये 2 यूनिट है और ये तीसरी यूनिट है। अगर ये तीनों यूनिट एक दूसरे के साथ में जुड़ जाती है, जो कि आइडेंटिकल भी हो सकती है, नॉन आइडेंटिकल भी हो सकती है, तो हम इसे बोलते हैं पॉलीमर। अलग अलग यूनिट को जब हम एक दूसरे के साथ में जोड़ते हैं तो बनने वाला जो हमारा कंपाउंड होता है या हम ऐसे बोलते हैं कंपोनेंट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। और एक पर्टिकुलर यूनिट यहाँ पर क्या कहलाती है? मोनोमर। ठीक। तो जैसे मोती की माला देखी है, सब लोगों ने देखी होगी। तो मोती की माला में हर एक मोती जो है वो आपका मोनोमर है। और जब आप पूरी की पूरी माला को देखते हो या फूलों की माला को देखते हो तो वो पूरों की माला जो है वो क्या है? हमारी पॉलीमर। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हमारे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ फॉर्मिंग यूनिट में हम लोग देखते हैं कि ये 3 अलग अलग हमारे पास में जो शुगर है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहली है मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फॉर्मिंग यूनिट कितनी होगी? 1। सिर्फ और सिर्फ 1 फॉर्मिंग यूनिट होगी। अब क्या हम इस मोनोमर को और छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं? तो जवाब है नहीं। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हम शुगर को और नहीं कर सकते। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बेसिक शुगर है वो यही है, इससे छोटा आप इसको नहीं तोड़ सकते। तो सबसे जो सिंपलेस्ट शुगर्स होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वो है हमारी मोनोसैकेराइड। क्लियर है? अब यही पे दूसरा देख लेते हैं, ओलिगो। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो फ्यू में मैं जोड़ दिया। अब फ्यू का नंबर कितना होता है? 2 से लेकर 10 तक। तो जब भी आपके सामने शब्द आता है ओलिगो, तो ओलिगो की रेंज होती है, ओलिगो के अंदर 2 से लगाकर 10 तक मोनोमरिक यूनिट आपस में जुड़ी होती है। जैसे ही हम 10 से बाहर निकलेंगे वो क्या बन जाएगा? लिख लो इसको। फिर जब अभी शुगर पढ़ेंगे उसमें और लिख लेना।
मोनोसैकेराइड से शुरू करें। अब देखो, एक शुगर का एक ही मॉलिक्यूल जिसको हम फर्दर स्मॉलर यूनिट के अंदर नहीं तोड़ सकते हैं। कल आपने जो शुगर बनाई थी वो मोनोसैकेराइड ही थी। यहाँ पर हम मोनोसैकेराइड को अगर एल्डिहाइड ग्रुप में देखते हैं तो हम उस मोनोसैकेराइड को बोलते हैं एल्डोज, और अगर उसके अंदर हमारे पास में कीटोन का ग्रुप होता है तो हम उसको बोलते हैं कीटोस। सेम है, कल मैंने आपको दो डायग्राम बनवाए थे, सॉरी दो स्ट्रक्चर बनवाए थे, दोनों 3 कार्बन की यूनिट थी। एक में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ था और दूसरे के अंदर कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ था। बिल्कुल वही सेम स्ट्रक्चर है। अब हम इनको फर्दर क्लासिफाई कैसे करते हैं, कितने नंबर हैं उस एक मॉलिक्यूल के अंदर, कौन सा शुगर का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कार्बन के कितने एटम है और उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, या तो CHO या CO। तो या तो ये एल्डोस होगी या फिर होगी कीटोस। क्लियर है? लिखो अब इसे, यही बनाया, दोबारा मत बनाना, सिर्फ देखो इसको। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। एक के अंदर आपके पास में ये ग्रुप है और दूसरे में, तो यहाँ नाम कैसे चेंज हो जाएगा, ये है ग्लिसल्डिहाइड और ये है डाईहाइड्रोएसीटोन। ठीक, अब अगर हम इससे ऊपर चलते हैं तो क्या होगा, मिनिमम 3 कार्बन से हमारी शुगर शुरू होती है, 2 कार्बन की शुगर नहीं होती। तो 3 कार्बन ट्रायोज। अब ये जो नाम आया है हमारे पास में ट्रायोज, ये किसकी वजह से ट्रायोज है? कार्बन की वजह से। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए यहां पर? 3। अब अगर ये 3 कार्बन की शुगर एल्डोज है तो हम इसे बोलेंगे ग्लिसल्डिहाइड, और कीटोज है तो क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। सिंपल, जिसका स्ट्रक्चर आपने देखा। आगे बढ़ो, अगर 4 कार्बन होंगे तो 4 का मतलब होता है टेट्रा, तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, टेट्रोज। अगर एल्डोज है तो ये इरिथ्रोज होगा, और अगर कीटोन है तो होगा इरिथ्रोलोज। 5 कार्बन पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर हम लोगों ने DNA और RNA में भी पढ़ी है, अगर किसी को याद होगी तो वहां पर है राइबोस जाइलोज, राइबुलोज, जाइलुलोज। सबसे इंपॉर्टेंट 6 कार्बन की शुगर जो हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर पाई जाती है, हेक्सोज। आती है ग्लूकोज, गैलेक्टोज। अब कई लोगों को लगता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम है, लेकिन फर्क क्या है, एक हमारे पास में एल्डिहाइड है और दूसरा जो है वो कीटोन ग्रुप है। तो यहाँ आ जाएगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज। कल इसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने ग्लूकोज का, कैसे नहीं लिखा? ओके। 7 हैप्टोज, ग्लूकोहैप्टोज और सीडोहैप्टिलोज। सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 5 और 6 कार्बन। 5 कार्बन इसलिए क्योंकि हमारा DNA जो है वो पेंटोज शुगर से मिलकर बना हुआ होता है, और 6 कार्बन इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो बेसिकली ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है। अगर उसको एनर्जी कहीं पर भी देनी होगी तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ग्लूकोज का। लिखा? क्लियर? बढ़े आगे? इजी? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब मैंने बता दिया, फ्यू। सैकेराइड का मतलब कितनी यूनिट होगी। अब यहाँ पे सुनो, अभी आपने बोला कि हमारे पास में एक यूनिट है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। अब इसी ग्लूकोज की 2 से लगाकर 10 तक यूनिट हो सकती है, यानी आपका मोनोमर क्या हो गया, मोनोसैकेराइड। तो ये एक मोनोसैकेराइड, ये 2 मोनोसैकेराइड और ये 3 मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएगा, ओलिगोसैकेराइड।
और जब आप इस ओलिगोसैकेराइड का ब्रेक डाउन करोगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? मोनोसैकेराइड। यहाँ तक ठीक है? अब यहाँ पर ये जो दोनों आपको बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन टू मोनोमर और मोनोसैकेराइड, देयर इज अ बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर मैं आपको बोलूं ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, ठीक, कोई पर्टिकुलर शुगर मैंने बना दी यहाँ पर। तो जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये 3 यूनिट है जिसमें 2 ग्लूकोज है, 1 फ्रक्टोज है मेरे पास में। जब मैं इस ओलिगोसैकेराइड को तोड़ती हूँ या इसको हाइड्रोलाइज करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 2 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज, वही यूनिट मिलेगी। भाई अगर आपके पास में फूलों की माला है और आप उसको तोड़ोगे तो आपको फूल मिलेंगे, मोती? कोई है जिसको मोती मिलेंगे? नहीं। चलो ठीक है, बेसिक तो यहाँ तक क्लियर है हमारा। तो वही फूल मिलेंगे ना जिससे माला जिससे माला बनाई है। अगर गुलाब के फूल की माला तोड़ोगे तो आपको गुलाब के फूल मिलेंगे, निकलते निकलते गेंदे के हो जाएंगे। गेंदे के फूल वो होते हैं जो येलो कलर के होते हैं, गुलाब सबने देखा होता है मोस्टली। तो ऐसा हो सकता है कि गुलाब के फूल की माला तोड़ी और उसमें से गेंदे का फूल निकल गया जादू मंत्र से? नहीं। तो यहाँ पर जिस यूनिट से मिलकर, जिस मोनोसैकेराइड से मिलकर आपकी ओलिगोसैकेराइड और आगे चल के हम पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे, वो बनती है, जब उसका आप ब्रेक डाउन करोगे तो हम लोगों को वही सिमिलर यूनिट मिलेगी। क्लियर है? अब इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, सिंपल है। अब इनको फर्दर हम डालेंगे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड के अंदर। क्या होता है डाइसैकेराइड और क्या होता है ट्राइसैकेराइड? यहाँ पर देखो, ज्यादा क्लियर होगा। अब जब आप मोनोसैकेराइड पढ़ रहे थे तब वहां आप कार्बन एटम गिन रहे थे। कार्बन ही एटम देखा ना? ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन थे? 6 कार्बन। पेंटोज के अंदर 5। अब यहाँ पर जब हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड तो हम बात कर रहे हैं मोनोमरिक यूनिट की, यानी कि कितने मोनोसैकेराइड जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कितने मोनोसैकेराइड है? 2। अब इस डाइसैकेराइड के हमारे पास में 1, 2, 3 अलग अलग एग्जाम्पल है और ये सबसे इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है हमारा? सुक्रोज। कितनी मोनोसैकेराइड होगी इसके अंदर? कौन सी? तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सेकेंड लैक्टोज, ग्लूकोज, तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि 2 ग्लूकोज जब आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे? लिखो, माल्टोज को बोलते हैं माल्ट शुगर। सुक्रोज को बोलते हैं केन शुगर और लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर। तो केन शुगर क्यों बोल रहे हैं? शुगर केन से निकला है, बिल्कुल। गन्ने से निकलने वाली जो हमको शुगर मिलती है, दैट इज सुक्रोज। सेकेंड लैक्टोज, मिल्क के अंदर जो शुगर होती है वो होती है लैक्टोज। क्या दूध पीने पे मीठा लगता है? प्योर दूध कितना मीठा होता है? बहुत मीठा होता है, मतलब जैसा गन्ने का रस पीते हैं उतना लगता है? नहीं लगता। अब आप बोलोगे मैम आप तो बोल रहे हो सारी शुगर जो होती है वो मीठी होती है। जो हमारी लैक्टोज होती है वो सबसे कम मीठी शर्करा या लीस्ट स्वीटेन शुगर मानी जाती है। मतलब आप शहद खाओ, गन्ने का रस पियो या इवन आप माल्ट भी पियोगे तो भी वो मीठा होगा, लेकिन आप जब दूध पीते हो बिना चीनी डाले,
है ना, तो वो इतना मीठा नहीं हमको महसूस होता, क्योंकि जो उसके अंदर शुगर है लैक्टोज, वो सबसे कम मीठी शर्करा है। तो सबसे ज्यादा मीठी शर्करा कौन सी होती होगी? कौन सी शुगर बेटा? सब शुगर ही है यहाँ पे। सुक्रोज, फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर। स्वीटेस्ट शुगर, अगर हम बोले नेचुरल शुगर की बात करें, स्वीटेस्ट जो होती है वो कौन सी होती है? फ्रक्टोज। हनी के अंदर कौन सी शुगर होती होगी? हनी के अंदर, शहद, मतलब शहद के अंदर कौन सी शुगर होती है? नेचुरल शहद की बात कर रहे हैं ना, कौन सी शुगर होती होगी? अच्छा, आप जो घर में चीनी खाते हो, चीनी नहीं सॉरी, हाँ चीनी खाते हो, उसके अंदर कौन सी शुगर होती होगी? केन शुगर होती है। नेचुरल से बात है, केन शुगर है क्योंकि गन्ने के रस से मिलती है। गुड़ के अंदर केन शुगर। अब बताओ शहद के अंदर कौन सी होती होगी? फ्रूट शुगर यानी कि फ्रक्टोज। तो आप कैरेक्टराइज कर लोगे ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है, कौन सी शुगर कहाँ से मिल रही है, उसके अंदर पर्टिकुलर वही शुगर है। अब इसके बाद में ट्राइसैकेराइड, हाँ जी, माल्ट क्या होता है? ओके, सो जब चीनी बनती है तो ये माल्ट बनता है। ठीक, चीनी को जब प्रोसेस करते हैं, मतलब जो हमारा गन्ने का रस होता है, इसको हम प्रोसेस करते हैं और इसके बाद में इसकी रिफाइनिंग होती है तो ये माल्ट बनता है। इसका उपयोग जो है शराब बनाने के लिए किया जाता है। तो शराब बनाने के लिए फर्मेंटेशन किया जाता है शुगर का, और हमेशा फर्मेंटेशन शुगर का होता है। तो ये जो माल्ट होता है इसका उपयोग किया जाता है जिससे कि आपका अल्कोहल बनता है। अगर आपने अभी रिसेंटली पढ़ा हो पेपर, तो ये जो सैनिटाइजर हो रहा है, स्पिरिट जो बनती है, ये शुगर मिल के अंदर बनती है। क्यों मिलती है? इसकी वजह से। तो इससे अल्कोहल निकलता है, मतलब अल्कोहल, शराब की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब अल्कोहल निकलता है, जिसको आप चाहो तो सैनिटाइजर के अंदर, सैनिटाइजर में अल्कोहल ही होता है। स्पिरिट लगाई है कभी डॉक्टर ने, उसके अंदर भी अल्कोहल होता है, कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। तो ये वो माल्ट बेटा, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि चावल से जो मांड निकलता है ना वो माल्ट होता है, पर वो स्टार्च होता है, वो अलग तरह की शुगर है। क्लियर? अब ट्राइसैकेराइड के अंदर 3 मोनोसैकेराइड आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ेगी। एग्जाम्पल है रेफिनोज, क्या जुड़ेगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। जब तोड़ोगे यही तीनों चीजें मिल जाएगी। चौथा टेट्रासैकेराइड, स्टैकायोज, 2 गैलेक्टोज, 1 ग्लूकोज, 1 फ्रक्टोज। 5 वर्बिकास और गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी डाइसैकेराइड है बस, और उसमें भी यही 2 चीजें, केन शुगर, माल्ट शुगर, मिल्क शुगर कौन सा होती है, ज्यादा मीठा कौन सा होता है, कम मीठा कौन सा होता है। अब जब मीठेपन की बात कर रहे हैं तो क्या किसी ने सैकरीन का नाम सुना है? ये मीठेपन की बात चल रही है तो यहीं क्लियर कर देती हूँ मैं। सैकरीन, एस्पार्टेम, नियोटेम, नहीं? अच्छा चलो लिखो, फिर यहीं लिखो। सैकरीन, नियोटेम। सैकरीन, एस्पार्टेम और नियोटेम। तुम लोगों ने नहीं सुना सैकरीन? सुनाया था ना, तो फिर याद होना चाहिए था, सुनाया था तो। क्या होता है सैकरीन? कहाँ पाया जाता है? ओके, सो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखते हैं। अगर आपके पास में क्वेश्चन ये है कि सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है, मतलब शर्करा पूछी है बेसिकली आपसे, तो इट इज फ्रक्टोज। बट अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है, सब्सटेंस कौन सा है, तो वो है सैकरीन। और सैकरीन शुगर नहीं है। ऐड देखा है क्या था? शुगर फ्री नेचुरा। संजीव कपूर जी आते हैं क्या बनाते हैं? मीठे जितना पर मीठा नहीं। तो क्या है जो मीठा नहीं है आपको कैलोरीज भी नहीं देगा, इट्स अ केमिकल। मीठा केमिकल है, शुगर का सब्स्टिट्यूट। आप बोलते ना शुगर फ्री, नेचुरा क्यों? शुगर फ्री देखा ना, ऐड नहीं देखते हो क्या तुम लोग? तो
तो उसमें चाय में डालो बस और मीठी हो जाएगी चाय, लेकिन आपको शुगर नहीं होगी। तो वो चाय में क्या डाल रहे हो जिससे आपको शुगर नहीं मिल रही है, मतलब कैलोरीज नहीं मिल रही है, तो वो आप क्या डाल रहे हो बेसिकली सैकरीन, एस्पार्टेम या फिर नियोटेम। और इसमें भी सबसे मीठा जो है वो है हमारा सैकरीन। आर्टिफिशियल स्वीटनर या फिर आर्टिफिशियल शुगर कहा जाता है। जितनी भी हम चीनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, वो सब नेचुरल है, नेचर से ही हमको मिला है, लेकिन ये सब आर्टिफिशियल है। चीनी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट मीठा है, तो हम उसको चीनी का सब्स्टिट्यूट बना के इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि केमिकल है तो इससे हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो कभी भी मत सोचना कि चीनी को मीठा कर रहा है और ग्लूकॉन डी नहीं है तो सैकरीन घोला और पी गए, या किसी को सलाई दे दी कि हम इतना तो पढ़ लिख गए कि दूसरे को मार तो सकते हैं, तो सलाई दे दी कि अच्छा तेरे को कुछ नहीं मिल रहा तो एक काम कर, वो शुगर फ्री आता है ना, खा ले, तो तेरे को तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, नहीं ऊपर पहुंच जाएगा वो। तो यहाँ पर ये सबसे मीठा हम ऐसे बोल सकते हैं सब्सटेंस है जो हमारी अर्थ पे। सैकरीन का नाम ज्यादा याद रखना। चलिए जी बढ़ते हैं लास्ट, पॉलीसैकेराइड। जैसे मैंने आपको बताया, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड की यूनिट जो कि हजारों तक हो सकती है। अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट है। तो 10 से कम होगी तो होगी ओलिगो, और 10 से ज्यादा होगी तो वो बन जाएगी हमारी पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और कम से कम 1000 यूनिट जो हो सकती है वो होती है, जिसको हम लोग खाते भी हैं। लिंकेज को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लिंकेज चेंज नहीं होता है, 2 मोनोमर होंगे और मोनोमर के साथ में जुड़ेगा क्या हमारा एक ही लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब इनकी खास बात क्या है, जितनी भी पॉलीसैकेराइड होती है उन्हें हम लोग ग्लाइकन्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जब देखेंगे तब ग्लाइकन्स और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पॉलीसैकेराइड 10 से ज्यादा यूनिट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ी हुई है और इन्हें हम लोग ग्लाइकन कहते हैं। जब आप इन्हें तोड़ोगे तो इन्हीं की मोनोमर यूनिट या फिर जिससे भी ये मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी है वो आपको मिलेगी। एग्जाम्पल, ओके, सो 10 से ज्यादा 100 तक की लेंथ हो सकती है इस पॉलीसैकेराइड की। सबसे पहली चीज जो आपके खाने का मेन कंपोनेंट है वो है स्टार्च। कुछ भी आप खाते हो या जो भी आप खाते हो, एनिमल्स को छोड़ के, एनिमल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, हम पेड़ पौधों से मिलने वाला जो कुछ भी खाते हैं उसके अंदर क्या होता है? तो ये जो स्टार्च है ये मेजर डाइजेस्टेबल पॉलीसैकेराइड है, जिसको हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। हमको प्लांट से मिलता है और हम इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, पचा सकते हैं। चावल, रोटी, कुछ भी, उसके अंदर क्या होगा? स्टार्च होता है। अब स्टार्च की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी प्लांट होते हैं वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेंगे? स्टार्च के अंदर। सिंपल। तो जो भी आप प्लांट का प्रोडक्ट खाते हो, सब्जी, फल, उसके अंदर आपको क्या मिलता है? ये स्टार्च। अब जब आप एनिमल की बात करते हो तो एनिमल क्या करेंगे? इसी ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे ग्लाइकोजन के अंदर। तो जब आप एनिमल खाते हो कुछ भी, तो हमको क्या शुगर मिलती है? मिलती है हमको ग्लाइकोजन। और एनिमल में भी अगर कोई खाता हो तो उसको पता होगा, एनिमल में भी एनिमल के सारे पार्ट नहीं खाए जाते हैं। हाँ, सबसे पहले तो मसल्स खाई जाती हैं, बिकॉज उनसे हमें शुगर नहीं चाहिए। एनिमल को खाया इसलिए जाता है क्योंकि उनसे प्रोटीन मिलता है, और इसीलिए जितना भी मस्कुलर पार्ट होता है उसे खाया जाता है। बट अगर मैं स्पेसिफिकली ऑर्गन पे आऊँ, कोई मुझे बताएगा ऑर्गन कौन सा खाया जाता है? लिवर। तो लिवर खाया जाता है तो कुछ ना कुछ तो बात लिवर में होगी। लिवर में क्या बात होती है? एनिमल अपना सारा ग्लाइकोजन इकट्ठा करके रखते हैं लिवर के अंदर, और दूसरा मसल्स के अंदर। तो जब आप किसी एनिमल का मसल भी खा रहे हो तो उसके अंदर प्रोटीन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन ये ग्लाइकोजन भी मिलेगा। और अगर आप लिवर खा रहे हो तो सेम प्रोटीन भी मिलेगा और ग्लाइकोजन भी मिलेगा। क्लियर है? अब क्योंकि ये दोनों फॉर्म स्टोर करके रखती हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? स्टोरेज फॉर्म। और इसमें क्या आएगा?
पॉलीसेकेराइड किसके हैं? ये ग्लूकोज के, दोनों, बट दोनों का फॉर्म जो है वो अलग हो जाएगा। एनिमल यानी हमारी बॉडी के अंदर भी क्या इकट्ठा होगा? ग्लाइकोजन, और जब हम प्लांट बन जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या इकट्ठा होगा? स्टार्च। क्लियर है? सेल्यूलोज, कोई बताएगा सेल्यूलोज क्या होता है? रहने दो, छोड़ो। प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनती है। अब आप प्लांट ही खा रहे हो, शाक सब्जी के अंदर, सलाद के अंदर, फ्रूट के अंदर, तो आपकी बॉडी के अंदर सेल्यूलोज जाएगा ही जाएगा, आप उसे नहीं रोक सकते। बट स्टार्च और सेल्यूलोज के अंदर डिफरेंस क्या है कि हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो जब भी आप सब्जी खाते हो आप उसके अंदर का जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट कर लेते हो, लेकिन जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास में एक एंजाइम है जिसे हम बोलते हैं सेल्यूलेज, वो नहीं पाया जाता। अब ऐसे एनिमल मुझे बताओ जो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। हर्बीवोरस, गुड एग्जाम्पल। गाय, घोड़ा, जो घास खाने वाले हैं। तुम घासाहारी थोड़ी ना हो, तुम क्या बोलते हो अपने आप को? क्या है हम लोग? ओमनीवोरस। तो हम शाकाहारी हैं या हम लोग ओमनीवोरस है? मतलब बेसिकली तो हम लोग ओमनीवोरस है, यानी कि सर्वहारी है। तो हम सब कुछ खा सकते हैं, हम एनिमल खा सकते हैं, हम प्लांट खा सकते हैं, बट फिर ये हमारी चॉइस है कि हम क्या बनना चाहते हैं, शाकाहारी। बट शाकाहारी में भी हम घासाहारी नहीं है, हम शाक खा सकते हैं पर घास नहीं खा सकते। डिफरेंस समझ में आता है शाक और घास में? हाँ चलो बताओ फिर, आता है ना? हाँ बताओ। जो घास खा रहा है उसको बेटा शाकाहारी और घासाहारी में पूछ रही हूँ। शाकाहारी में से कि फ्रूट्स। आप वेजिटेरियन हो? वेजिटेबल्स। हाँ, वेजिटेबल हम लोग खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, बट हम लोग ग्रास नहीं खा सकते। कोई है क्या यहाँ पे ग्रास खाने वाला? टाइम मिले तो हम लोग खा लें? नहीं। अच्छा जी, तो हम इसलिए घास नहीं खा सकते, खाने को तो हम कुछ भी खा लें, लेकिन हम क्योंकि उसको पचा नहीं सकते इसीलिए हम नहीं खाते। तो कभी घास अगर हम खा भी लें तो वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगी। अब जो इतने भी हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि गाय हो गई, घोड़ा हो गया, जो ये घास खाते हैं, इनकी बॉडी के अंदर मतलब ये एंजाइम होता होगा ना? ठीक, तो अब ये एंजाइम कहाँ होता है वो लिखो। अगर आप कैटल्स की बात करते हो, मवेशी जितने भी होते हैं, मवेशी पता है कौन होते हैं? गाय, भैंस, बकरी वगैरह। और इसके अलावा अगर आप घोड़े की बात करते हो तो इनके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया बनाते हैं सेल्यूलेज। आपकी गट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, आपको पता है? ऐड नहीं देखते हो बच्चों तुम लोग? याकुल्ट, टीवी नहीं देखते? अरे याकुल्ट, क्यों शिल्पा शेट्टी जी को लगाया है काम पर? पैसे की कमी है उनके पास में? अब नहीं आता है। अब नहीं आता, बंद करवा दिया। शिल्पा जी भी बैन हो गई। तो ये याकुल्ट जो है वो आपको क्या खिला रहा है? अच्छा याकुल्ट छोड़ो, वो तो महंगा है, हर कोई थोड़ा ना खाएगा। दही खाते हैं हम लोग, है ना? और बोला जाता है दही तो खानी चाहिए। दही खाने से क्या होगा? आपका इंटेस्टाइन अच्छा रहेगा। क्यों खाना है भैया दही? अच्छा, वेरी नाइस। कौन सा बैक्टीरिया? लिखो, दही के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टोज से बनता है, करेक्ट है। और ये कन्वर्जन कौन करता है? लैक्टोबैसिलस। सो दे आर गुड बैक्टीरिया। इसके अलावा एक बैक्टीरिया और होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, इकोलाई। हमारे इंटेस्टाइन में बहुत अच्छा बैक्टीरिया है, हमारे इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है। तो वैसे ही ये जितने भी रूमिनेंट्स हैं, यानी कि जो घासाहारी हैं, उनके गट के अंदर बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया क्या करता है? उनको प्रोवाइड करवाता है सेल्यूलेज, जिसकी वजह से वो एंजाइम को मतलब जो सेल्यूलोज है उसको पचा सकते हैं। इसीलिए गाय घास खाती है क्योंकि वो घास खा सकती है। हम इसलिए नहीं खाते, वरना तो हम गाय को छोड़े ही ना, घास भी उससे ले ले, क्योंकि हम पचा नहीं सकते। और एक कुछ और बता सकते हो जो सब खा जाता है, इंक्लूडिंग आपका पेड़, पेपर, सब कुछ? कुछ एक ये लिखा जल्दी, थोड़ा सा
टर्माइट का नाम सुना है? मैं तो बोल रहा था, तूने मुझे बोलने ही नहीं दिया, इसलिए तो मैं पीछे रह गया। बोला था यहाँ तक नहीं पहुँचा, वो बीच में यहाँ टकरा के रुक गया। हाँ, तो ये साउंड की लाउडनेस थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए उसकी। हाँ जी, टर्माइट का नाम सुना है? दीमक क्या खा जाती है दीमक? हमारे गेट। हाँ, तुम्हारे गेट? मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे पास में गेट है, इसलिए दिमाग बाहर निकल रहा है, घूमने गया हुआ है, गेट खोला। हाँ, घर के गेट। गेट बेटा स्पेसिफाई करो, किसके गेट? लोहे के, फाइबर के गेट भी तो आजकल बहुत सारे थे। वुड खा सकती है, लकड़ी खा सकती है, पेपर, कपड़े, ऑलमोस्ट हर एक वो चीज़ जिसके अंदर कहीं ना कहीं प्लांट जुड़ा हुआ है सब खा जाती है, लोहे को छोड़ के, क्योंकि लोहा है वो तो हम खाएंगे, है ना। तो हर एक वो चीज़ जो कहीं ना कहीं हमको प्लांट से मिलती है, क्योंकि टर्माइट के अंदर भी होता है सेल्यूलेज, इसीलिए आप लकड़ी नहीं खा सकते, आप पेपर खा लो पर वो पचेगा नहीं। खा तो हम घास भी सकते हैं, जूस बना के पी सकते हैं, बट उसका जो सेल्यूलोज है वो पचेगा नहीं। तो टर्माइट और जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है सेल्यूलेज, याद रखना। नेक्स्ट, काइटिन। सबसे पहले चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, मैं सिर्फ रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर। काइटिन भी सेल वॉल का कंपोनेंट है, जस्ट लाइक सेल्यूलोज, लेकिन ये किसकी सेल वॉल में पाया जाता है? फंजाई, और सेल वॉल में तो सिर्फ फंजाई की पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स, आपका कॉकरोच आर्थ्रोपोडा, आपकी चींटी, तितली, मधुमक्खी, मच्छर, तो ये सारे के सारे कीट पतंगे जो आप देखते हो, इवन इसके अलावा भी अगर आप झींगा देखते हो, अगर किसी ने देखा हो तो वो भी आर्थ्रोपोड है। केकड़ा अगर किसी ने देखा हो, आर्थ्रोपोड है। आपके ज़मीन में घूमने वाला जो सेंटीपीड होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कान खजूरा है, आर्थ्रोपोड है। तो आर्थ्रोपोड जो होते हैं इनके बॉडी के बाहर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम लोग काइटिन के साथ में बनाते हैं। अब क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर यानी कि सेल्यूलोज और काइटिन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। क्लियर है? तो पॉलीसेकेराइड को आप कैसे डिवाइड करते हो? स्टोरेज, जिसमें आपका स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है, और दूसरा आता है स्ट्रक्चरल, जिसमें आपका आता है सेल्यूलोज और काइटिन। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ। शुगर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई ऐसा दिमाग में कीड़ा कुलबुल आ रहा है? पूछ लेता हूं मैम को। कुछ नहीं? नहीं, कुछ पूछना है? नहीं, चलो नेक्स्ट कंपोनेंट लिखो, प्रोटीन। प्रोटीन ओके जी। तो प्रोटीन को डिस्कवर किया था बर्जीलियस ने, और इसके साथ में इसका नाम जो प्रोटीन है उसे हम लोगों ने दिया मुल्डर ने। जस्ट लाइक योर कार्बोहाइड्रेट, इनके अंदर भी पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके साथ साथ जो जरूर होगा वो होगा नाइट्रोजन, और जो कभी कभी हो सकता है वो है सल्फर। जरूरी नहीं है कि हर प्रोटीन के अंदर सल्फर हो, लेकिन हर प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन जरूर और जरूर होता है। क्लियर है? आपकी बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकलता है, आप मुझे बता सकते हो वो वेस्ट क्या होता है? कोई बता सकता है? आपकी बॉडी से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी आपकी जो किडनी है, वो किसको बाहर निकालती है? आपकी किडनी है ना? अरे बेटा, यूरिया। अब यूरिया जो है वो एक नाइट्रोजिनस वेस्ट है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट कहाँ से आया? प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से। आपकी बॉडी में जब भी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, उसका जब डाइजेशन होता है, तो आपकी बॉडी क्या बनाती है?
यूरिया, और इसी यूरिया को आपकी किडनी बाहर निकालती है। क्लियर? अब यहाँ पर हमारे पास में कंपोनेंट क्या आ गया? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जरूर होगा, और कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें सल्फर हो। एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे जिसमें सल्फर अलग से होता है। प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम पोर्शन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? मैक्सिमम पोर्शन, आपकी बॉडी का ज्यादातर वेट जो है वो प्रोटीन की वजह से होता है। बताओगे क्यों? दो चीजें, एंजाइम्स जैसे हम लोगों ने बोला मॉलिक्यूलर मशीन है, और दूसरा आता तो है ना हमें, बट हम बोलते ही नहीं है, खर्च हो जाएंगे नहीं शब्द। आज गिन के लाए घर से, दिन में कितने शब्द बोलेंगे माया? ये देखो अब है नहीं, खत्म, टॉक टाइम खत्म। तो एक्चुअली इसका नाम टॉक टाइम सही रखा है, टॉक टाइम में खत्म हो गया है सबका। ये देखो पता ही नहीं है, मसल्स नहीं पता हम लोगों को, तुम्हारी बॉडी में है ना, किडनी है ना, चलो। उसके अलावा एंजाइम्स क्या होते हैं? हो सकता है कुछ लोगों को पता है, पता है किसी को एंजाइम? एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम, हाँ, और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, करेक्टिव, वेरी नाइस। और कुछ? अरे मेरे से बात कर लो भाई। हाँ जी, धीरे बोल रहा है, जोर से बोलो भाई। उसके कान में थोड़ी ना बोल रहा है, मुझे तक आवाज़ आनी चाहिए। डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है। अच्छा, कैटलिस्ट का नाम सुना है क्या? अच्छा ठीक है, बढ़िया, अरे वाह, धन्य हो गई मैं आज। हाँ जी, कैटलिस्ट क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं हम लोग उत्प्रेरक। हाँ, उत्प्रेरक हिंदी में बता दी। अब बताओ हिंदी इंग्लिश में जो भी तुमको आता है। नहीं, केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? स्पीड इंक्रीज करते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम ऐसा कह सकते हैं अफेक्ट करते हैं, है ना। और क्या खास बात होती है? एक चीज तो सही है, महिला मंडल, हाँ जी बताओ कि उत्प्रेरक कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं, हमेशा बढ़ाते नहीं है, कभी कम भी कर देते हैं। तो कभी भी हम ऐसे बोल सकते हैं किसी रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन खुद अनअफेक्टेड होते हैं। उनका खुद का कुछ नहीं बिगड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ जाते हैं, आग लगाते हैं और वापस आ जाते हैं। उससे रिएक्शन का जो होना होगा वो हो जाएगा, बट मैं अनचेंज्ड हूँ। तो जब आप बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हो, मतलब आपके सिस्टम की बात करते हो, तो हमारी बॉडी में जो कैटलिस्ट होते हैं वो कहलाते हैं एंजाइम, और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो पता तो है, सेम, सिमिलर। ये हमारी बॉडी में अलग अलग रिएक्शंस करवाएंगे, इनके बिना रिएक्शन नहीं हो सकती, जैसे उसने बताया डाइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन इनके खुद के ऊपर कोई असर नहीं होता। और यहीं पे अभी एक लाइन लिख लो कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और कोई दूसरी चीज उनमें नहीं होती, प्रोटीन ही होता है, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो बायो कैटलिस्ट को सामने रख के हम ये देखेंगे कि हमारी मसल्स और इस बायो कैटलिस्ट की वजह से हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का, जिसको कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।